हेलो फ्रेंड, मुझे आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले वाले वीडियो में हम लोग त्रिभुज की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण की चर्चा की थी। इस वीडियो में हम कोणों के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। त्रिभुज को दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है, एक बार भुजाओं के आधार पर, एक बार कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर करेंगे, त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं और उनके बीच में संबंध निकालने की कोशिश करेंगे, और जो एक स्पेशल संबंध मिलेगा किसी भी त्रिभुज में, हम उसको एक नाम दे देंगे। ठीक है। और अब कोणों की बात करते हैं, तो त्रिभुज के तीन अंतःकोण होते हैं। त्रिभुज में तीन अंतःकोण होते हैं। उन कोणों के बीच में कुछ संबंध निकालने की कोशिश करेंगे कि वो कोण किस प्रकार के हैं, तो उसके आधार पर हम लोग नाम दे देंगे। अब जब हम ज्यामिति स्टार्ट किए थे तो उस समय आप देखे होंगे कि हम कोण की चर्चा डिटेल में किए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक बार जल्दी से मैं पिछले वाले वीडियो को रिवाइज करता हूं और कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आप थोड़ा जवाब देने की कोशिश करिएगा। ध्यान से देखिएगा। मैं बोला था कि जितने भी हम लोग यहाँ पर त्रिभुज का, चतुर्भुज का, वृत्त का जो भी चित्र बनाते हैं, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से किसी ना किसी वस्तु का वो सांकेतिक चित्र है। बात क्लियर है। अब त्रिभुज यहाँ पे बना हुआ है, कैसे देखिएगा, ये त्रिभुज बना हुआ है। अब ये त्रिभुज मैं किसी भी चीज से बना सकता हूँ। मैं तीन डंडे लेके बना सकता हूँ, तीन चाक लेके बना सकता हूँ, ठीक है, तीन डस्टर लेके बना सकता हूँ, किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर मैं तीन डंडे लिया हूँ। अब आपको जवाब देना है, ध्यान से देखिएगा। इस समय देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस समय तीनों डंडों की लंबाई बराबर है, तीनों डंडों की लंबाई बराबर है। अब आप बताइए कि यदि मैं इन डंडों की सहायता से अगर एक त्रिभुज बनाऊं तो उस त्रिभुज का क्या नाम होगा? सोच के बताइए। यदि मैं इन डंडों की सहायता से इस तरीके से एक त्रिभुज बनाऊं तो इस त्रिभुज का क्या नाम होगा? इस त्रिभुज का नाम होगा समबाहु त्रिभुज। क्यों? क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर है। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब ये बाहु हो गया, भुजा, और त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से देखिए, तीनों भुजाएं बराबर हैं और इस तरीके से एक त्रिभुज बनना है, इसे हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। क्लियर है? ठीक है। अभी देखिए, अब एक भुजा थोड़ी सी मैं छोटी कर देता हूं, एक भुजा को मैं छोटी कर देता हूं। अब देखिए, अब कौन सी कंडीशन हो गई? यहां पर दो भुजाएं बराबर हैं और एक भुजा क्या है? छोटी है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? दो भुजाएं बराबर हैं, एक भुजा छोटी है, तो इसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें केवल दो भुजाएं बराबर हैं, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ये त्रिभुज किस तरीके से बनेगा? ध्यान से देखिए। यहाँ पर दो भुजाएं बराबर है, एक भुजा छोटी है, इसको हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। बात क्लियर है? अब देखिए तीसरी कंडीशन देखिए। अब मैं एक भुजा को और थोड़ा सा डिफरेंट लंबाई काट देता हूं ताकि तीनों की लंबाई क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए। अब देखिए, इस समय क्या है? इस समय त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, मतलब मेरे पास तीन डंडे हैं और तीनों की लंबाई जो है वो अलग अलग है। इसको हम बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम मतलब सम का उल्टा विषम, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं जो हैं अलग अलग लंबाई की हैं, उसे हम बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। अब इससे अगर एक त्रिभुज का निर्माण किया जाए तो त्रिभुज किस तरीके से बनेगा? आप ध्यान से देखिए। ये है विषम बाहु त्रिभुज। तो इस तरीके से अब कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ सकता है। क्या मेरे पास ये तीन डंडे हैं और इन तीन डंडों की सहायता से त्रिभुज बनाना है, क्या और भी कोई कॉम्बिनेशन बैठ सकता है? क्या मैं किसी की और की लंबाई को छोटा बड़ा या कुछ भी कर सकता हूं कि एक अलग कॉम्बिनेशन बन जाए? ऐसा नहीं बन सकता है। आप सोच के देखिएगा, अगर बने तो मुझे बताइए, ठीक है, उसको एक अलग नाम दिया जाएगा। चलिए, अब हम कोणों के आधार पर वर्गीकरण करेंगे, लेकिन जिस तरीके से किताबों में केवल डिफिनीशन दे दिया गया है, हम केवल अगर डिफिनीशन याद करना हो तो उससे बड़े तो किताब पढ़ लीजिए। लेकिन अगर हम क्लास में पढ़ा रहे हैं या क्लास में पढ़ रहे हैं तो वहां पर एनालिसिस होना चाहिए, वहां पर हमको ये पता होना चाहिए क्या
अभी भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण किया गया 3 प्रकार से। क्या चौथा प्रकार बन सकता है? क्या चौथा बन ही नहीं सकता है, इसलिए याद नहीं करना। अब हम देखेंगे कोणों के आधार पर कितना वर्गीकरण किया गया है। अब सुनिएगा, कोण को अगर हम देखा जाए तो कौन कौन से कोण हम लोग पढ़े थे? शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋज कोण, प्रतिवर्ती कोण या बृहत कोण और संपूर्ण कोण। इतने सारे कोणों की चर्चा हम लोगों ने किया था। अब देखिए, इनमें से सबसे पहले ये सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन कौन से कोण हमारे लिए त्रिभुज में इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब कुछ ऐसे कोण हैं, अगर वो त्रिभुज में आ जाए तो त्रिभुज तो बनेगा ही नहीं, त्रिभुज बनेगा ही। जैसे शून्य कोण की एक तरफ से हम चर्चा करते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। सबसे पहले हम शून्य कोण की चर्चा करते हैं। अब देखिए, एक ऐसा त्रिभुज जहां पे दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर है, मतलब 2 रेखाएं तो हमने यूज कर लिया और तीसरी रेखा मतलब यहाँ पे रख लिया। मतलब ध्यान से देखिएगा, हमने 2 रेखाओं को एक दूसरे के ऊपर रखा और तीसरी को यहाँ पे। क्या ये त्रिभुज बन सकता है? कभी भी नहीं, ये खुली हुई आकृति है। इसका मतलब यदि किसी त्रिभुज में शून्य कोण आ रहा है तो त्रिभुज तो बन ही नहीं सकता। यदि किसी त्रिभुज में शून्य कोण बनना है, मतलब 0 अंश का कोण बनना है, तो त्रिभुज बन ही नहीं सकता। बात क्लियर? ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम बात करते हैं न्यून कोण की। न्यून कोण 90 अंश से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। ये देखिए, न्यून कोण बन गया और यहाँ पर एक त्रिभुज की फॉर्मेशन, मतलब एक त्रिभुज बन सकता है। मतलब न्यून कोण की चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूं कि कौन कौन से कोण की चर्चा हम लोग करेंगे और कौन कौन को हम अभी तुरंत निगलेक्ट करने वाले हैं। ये मेरा न्यून कोण हो गया। चलिए, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे 1 नंबर। इससे आगे आते हैं समकोण। न्यून के बाद समकोण। अब देखिए, यदि एक त्रिभुज में एक कोण इस तरीके से 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं, तो एक त्रिभुज में अगर एक कोण 90 अंश का है तो यहां पर त्रिभुज बन सकता है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। एक कोण 90 अंश का है, त्रिभुज बन सकता है। ठीक। दूसरा देखिए, मतलब हम लोग समकोण की भी चर्चा करेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अधिक कोण की। अब 90 से अधिक 180 से छोटे कोण को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण। देखिए, ये 90 है, 90 से अधिक कर देता हूं और यहां पर भी अगर ये डंडा थोड़ा सा बड़ा होता तो ये त्रिभुज का फॉर्मेशन हो जाता। ठीक है, इसको कर देते हैं यहां पे। ठीक है, अब देखिए 90 से अधिक का कोण है और यहां पर त्रिभुज इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब अधिक कोण भी अगर है तब भी हम वहां पे चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज बन सकता है। तो हम अधिक कोण की भी चर्चा करेंगे। आगे देखिएगा, अब आ जाते हैं ऋज कोण पे। अब देखिए, यदि एक त्रिभुज में 2 भुजाएं, एक ऋज कोण किसको कहते हैं? 180 अंश के कोण को ऋज कोण कहते हैं। अब बताइए, यदि एक त्रिभुज में एक कोण इस तरीके से बन रहा है, 2 रेखाएं इस तरीके से हैं, तो बताइए तीसरी रेखा मैं कहां पे रखूं कि त्रिभुज बन जाए? बन ही नहीं सकता। बात समझ में आया? 180 अंश के कोण को ऋज कोण कहते हैं और मैंने ऋज कोण कैसे बनाऊंगा? 2 रेखाएं एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट में हैं, तो ये ऋज कोण बना। अब बताइए तीसरी रेखा को मैं कहां पे रखूं कि ऋज कोण बन जाए? बन ही नहीं सकता। इसका मतलब ऋज कोण अगर किसी त्रिभुज में आ रहा है तो त्रिभुज तो बनेगा ही नहीं। बात क्लियर है? ठीक है, इसका मतलब ऋज कोण की चर्चा हम लोग नहीं कर सकते। अब देखिएगा प्रतिवर्ती कोण, किसकी चर्चा करने जा रहे हैं? प्रतिवर्ती में बृहत कोण की। अब बताइए एक कोण इस तरीके से बन जाए, पूरा घूम के आ गए। अब हमको नीचे से डंडा नहीं लगाना है, इधर से। अब हमारे पास एक छोर, ध्यान से देखिएगा, एक छोर ये है, दूसरा छोर इधर है। अब मुझे ऊपर एक त्रिभुज बनाना है। बताइए किसी भी स्थिति में त्रिभुज बन सकता है? नहीं बन सकता है। इसलिए बृहत कोण की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। अगर किसी त्रिभुज में बृहत कोण बन गया तो वहां पर त्रिभुज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। बात क्लियर है? ठीक है, अब हम देखते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। अब देखिए 2 रेखाएं फिर से इसी तरीके से आ गई, तो क्या यहाँ पे त्रिभुज बन सकता है? बन ही नहीं सकता। एक तो मैंने प्रैक्टिकली बना के दिखा दिया, एक त्रिभुज का गुणधर्म भी होता है। क्या है? ध्यान से देखिएगा,
त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। क्या बोला मैं? त्रिभुज के तीनों, ध्यान से देखिएगा, ये मेरा एक त्रिभुज है, इसमें कितने कोण अंतःकोण है? ये अंतः मतलब अंदर, तो त्रिभुज में 3 अंतःकोण है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब बताइए, यदि एक त्रिभुज में एक कोण ऋज कोण है, मतलब एक ही कोण 180 अंश का हो गया, तो क्या वो त्रिभुज बन सकता है? बिल्कुल नहीं। और अगर इस किसी त्रिभुज में एक कोण अधिक 180 से भी अधिक है, मतलब बृहद कोण है, तो बताइए क्या उनका तीनों का योग 180 होगा क्या? बिल्कुल होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बृहद का मतलब होता है 180 से ज्यादा, मतलब एक ही कोण 190 अंश का हो गया, तो तीनों कोण मिलके तो कितना ज्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब यदि किसी त्रिभुज में एक कोण ऋज कोण हो या ऋज से ज्यादा हो, तो त्रिभुज की तो हम बात करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा कि सर कोण तो हमने बहुत प्रकार से पढ़े थे, लेकिन सर जब आप त्रिभुज बता रहे थे तो वहां पर केवल 3 ही कोण की चर्चा आपने की, न्यून, सम और अधिक। बाकी की चर्चा क्यों नहीं की? बाकी की चर्चा हमने क्यों नहीं की? एनालिसिस देखिए। हम शून्य कोण से हम नहीं बना सकते हैं, ऋज कोण से हम त्रिभुज नहीं बना सकते हैं, बृहद से नहीं बना सकते और संपूर्ण से भी नहीं बना सकते। यहां तक बात क्लियर है आपको? ठीक है, चलिए। ये त्रिभुज का जो गुणधर्म है 180 अंश वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत काम देगा, ठीक है। आगे देखिएगा। अब हम एक एक त्रिभुज की हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, इस प्रकार से हमारे पास कोणों के आधार पर त्रिभुज का जो वर्गीकरण हुआ वो 3 प्रकार से हुआ। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखिए, अब इनकी डिफिनीशन कैसे हम बनाएंगे। अब हम डिफिनीशन याद नहीं करेंगे कि एक त्रिभुज ऐसा जिसमें तीनों कोण न्यून कोण हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण में क्या? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इस तरीके से हम लोग डिफिनीशन नहीं याद करने वाले। कोई बच्चा ये कह दे, सर यदि एक त्रिभुज में एक कोण न्यून कोण हो तो उसे न्यून कोण त्रिभुज क्यों नहीं कहते हैं? तब आप क्या जवाब देंगे? सर यदि एक त्रिभुज में तीनों कोण समकोण हो जाए तो उसे समकोण त्रिभुज क्यों नहीं कहते हैं? या 2 कोण समकोण हो जाए तो समकोण त्रिभुज क्यों नहीं कहेंगे सर? या एक त्रिभुज में 2 कोण अधिक कोण हो या तीनों कोण अधिक कोण हो तो हम उसे अधिक कोण त्रिभुज क्यों नहीं कहेंगे? इसका मतलब हमें डिटेल में जानना पड़ेगा कि आखिर में कब कब त्रिभुज बनेगा और इसकी डिफिनीशन क्यों इस तरीके से बनी, ठीक है। हम जानने वाले हैं कि इसकी डिफिनीशन क्यों ऐसी बनी कि एक त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण है तब न्यून कोण कह रहे हैं, और समकोण में हम पलट जा रहे हैं। समकोण में हम क्या कर रहे हैं? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो उसे हम समकोण त्रिभुज कह रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं आप कह दे रहे हैं कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण समकोण उसे समकोण त्रिभुज के? डिफिनीशन तो सिमिलर हो जाती है ना, समान, याद करने में आसान हो जाता, याद करने में आसानी हो जाती। तो आपने क्यों पलट गए अपने बात से? अभी देखते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं न्यून कोण। अब देखिए भाई, इसमें तीन कोण बन रहे हैं, तो हम मानते हैं यदि एक त्रिभुज में एक कोण न्यून कोण हो तो हम उसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे कि नहीं? अभी हम मान लेते हैं कि हम कह सकते हैं, इसलिए हम तीनों कंडीशन ले लेते हैं। क्या इससे अगर कोई कंडीशन हो सकती है क्या कि यदि एक त्रिभुज में एक कोण न्यून कोण हो तो या तो उसको न्यून कोण कहेंगे, 2 कोण हो या तो उसको न्यून कोण कहेंगे, या तो 3 कोण हो तो उसको न्यून कोण कहेंगे। इससे ज्यादा कंडीशन तो नहीं बन सकती ना। आप सोच के देखिए, 4 कोण हो सकते हैं क्या? नहीं, त्रिभुज में 3 ही कोण तो होते हैं। आगे देखिएगा। अब हम समकोण भी ले लेते हैं। इसी तरीके से समकोण में भी होगा, इसी तरीके से समकोण में भी होगा। 3 कंडीशन बनेगी, या तो भैया एक कोण समकोण हो, या तो 2 कोण समकोण हो, या तो तीनों कोण समकोण हो, ठीक है। आगे देखते हैं, अधिक कोण पे आ जाते हैं। अधिक कोण, इसमें भी 3 कंडीशन ले लेते हैं। यदि त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण हो
दो कोण अधिक कोण हो या तीनों कोण अधिक कोण। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, अभी देखिए मैं ये जो पहली कंडीशन है और ये दूसरी जो कंडीशन है इसकी चर्चा मैं अभी लास्ट में करूंगा। ठीक है, अभी मैं इसकी चर्चा नहीं कर सकता। अभी आप समझ जाएंगे मेरी मजबूरी को कि क्यों मैं इसकी चर्चा भी नहीं कर सकता। अभी मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण न्यून कोण हो, मतलब तीनों कोण 90 से छोटे हो, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो सर किसी त्रिभुज में एक कोण न्यून कोण हो या दो कोण न्यून कोण हो उसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। ठीक, इस पे आ जाते हैं। देखिए, यदि एक त्रिभुज में एक कोण समकोण हो तो हम उसे समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 90 अंश का हो गया, त्रिभुज का फॉर्मेशन बन रहा है, त्रिभुज बन सकता है। अब देखिए दूसरी कंडीशन देखिए, यदि एक त्रिभुज में दो कोण समकोण हो, यदि एक त्रिभुज में दो कोण समकोण हो, इसका मतलब क्या हो गया कि एक त्रिभुज ये एक रेखा ये है, एक कोण समकोण ये हो गया, दूसरा कोण समकोण ये हो गया। ध्यान से देखिएगा, मैंने एक त्रिभुज बनाने की कोशिश की और आपके कहने के अनुसार दो कोण समकोण मैंने दिखाने की कोशिश की, तो एक कोण समकोण ये हो गया, दूसरा कोण समकोण ये हो गया। क्या त्रिभुज बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता है। और गुणधर्म से भी चेक करिए कि एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। और यहाँ पे तो आपने दो ही कोण में 180 पहुंचा दिया, तो तीसरा कोण शून्य तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब दोनों तरीकों से देख सकते हैं, प्रैक्टिकली यहाँ पर देखिए और गुणधर्म से भी देख लीजिए। और यहाँ पर हम लोग अपने डंडों की सहायता से भी बना सकते हैं। देखो, एक कोण 90 आपने यहाँ पे बना दिया और दूसरा 90 यहाँ पे बना दिया। क्या त्रिभुज बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता है। ठीक है, और गुणधर्म से भी चेक कर लीजिए। तीसरा देखिए, हमारे पास तीन ही रेखाएं हैं, तीन ही रेखाएं हैं, तो एक समकोण यहाँ पे हो गया, दूसरा समकोण यहाँ पे हो गया। अब मैं तीसरा समकोण किसकी सहायता से और कहाँ पे बनाऊं ये आप बताइए। भाई मेरे पास तीन भुजाएं थी, मैंने तीनों का प्रयोग कर लिया और दो समकोण बन गए, तीसरा समकोण तो मैं चाह के भी बना ही नहीं सकता हूं। और गुणधर्म से चेक कर लीजिए, यदि एक त्रिभुज में तीनों कोण समकोण होंगे तो योग कितना हो जाएगा? 270 अंश। लेकिन त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होना कितना चाहिए? 180 अंश। बात क्लियर है? एकदम क्लियर कट समझने की कोशिश करिएगा। दो कोण समकोण है, दोनों का योग कितना हो गया? 180 अंश। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 अंश। यहाँ तो आपने दो में ही पहुंचा दिया। यहाँ पर देखिए, तीनों अंतःकोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 अंश। आपने तो 270 पहुंचा दिया। इसका मतलब यहाँ तो बन ही नहीं सकता और ये भी नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, यहाँ पे देखिए अधिक कोण पे आ जाते हैं। यदि एक त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण है, अधिक कोण का मतलब यदि एक कोण 90 से अधिक है तो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक कोण अधिक कोण है तो इस तरीके से एक त्रिभुज बन सकता है। ठीक है, तो एक त्रिभुज ऐसा जिसमें एक कोण अधिक कोण है, एक कोण अधिक कोण है, उसे अधिक कोण त्रिभुज कह रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरे पे आ जाइए। यदि एक त्रिभुज में दो कोण अधिक कोण है तो देखिए क्या होगा? एक इधर अधिक बना दीजिए, एक इधर अधिक बना दीजिए। तो बताइए आप कि यदि एक त्रिभुज में दो कोण अधिक कोण हो जाए तो क्या त्रिभुज कभी भी बन पाएगा? दोनों रेखाएं इस तरीके से हो रही है, ध्यान से देखिएगा। ये मेरी एक रेखा है, एक तरफ जा रही है, ये दूसरे, एक ईर घाट दूसरी वीर घाट। तो बताइए कभी भी ये मिलेंगे एक दूसरे से? नहीं। तो जब नहीं मिलेंगे त्रिभुज बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। और गुणधर्म से चेक कर लीजिए आप, विश्वास ना हो तो बताइए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 अंश। यहाँ पर दो कोण 90 से अधिक है, इसका मतलब दो ही कोण का योग कितना हो गया? 180 से ज्यादा। और तीसरा देखिए, यहाँ पर दो कोण मैंने अधिक कोण दिखा दिया, मेरे पास तीन ही भुजाएं थी, तीसरा अधिक कोण तो मैं चाह के भी दर्शा भी नहीं सकता। और गुणधर्म से चेक कर लीजिए, अगर दो कोणों का योग 180 से ज्यादा हो गया और तीनों कोणों का योग 180 से बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं 95 अंश भी ले लूंगा तो 9 त्रिक 27 285 अंश हो जाएगा।
इसका मतलब 2 में तो बनना मुश्किल था, 3 में तो कतई नहीं बनेगा। यहां तक क्लियर है? अब देखिए ये 2 कंडीशन बची हुई हैं, अब मैं इनकी चर्चा कर सकता हूं। देखिए आप क्या सोच रहे हैं कि यदि एक त्रिभुज में एक कोण न्यून कोण हो तो सर उसे न्यून कोण त्रिभुज कह दीजिए, कोई बात नहीं। देखिए ये समकोण त्रिभुज फाइनल है, यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज मेरा बन गया। अब बताइए ये कोण, इसको 1 नंबर देता हूं, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर। आप ध्यान सोचिएगा, कोण नंबर 1 90 अंश का है, कोण नंबर 1 जो है वो 90 अंश का है। तो बताइए, आप सोच के बताइए, मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कोण नंबर 2 और 3 मिलकर कितने होंगे? सोचिए थोड़ा सा। कोण नंबर 2 और 3 मिलकर कितने होंगे? 90 अंश। क्यों? क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 है और कोण नंबर 1 90 है, तो बचा कितना? 90। इसका मतलब 2 और 3 मिलकर कितने बनेंगे? 90। बात क्लियर है कि नहीं? तो 2 और 3 मिलकर कितने हैं? 90। अब बताइए, जब 2 और 3 मिलकर 90 है, इसका मतलब 2 90 से छोटा है और 3 भी 90 से छोटा है। बात क्लियर है कि नहीं? भाई 2 और 3 मिलकर 90 बनना है ना, इसका मतलब 2 भी 90 से छोटा है और 3 भी 90 से छोटा है। इसका मतलब 2 भी न्यून कोण है और 3 भी न्यून कोण है। अब बताइए, इसका मतलब समकोण त्रिभुज में भी एक कोण न्यून कोण है। तो आप बताइए कैसे कह सकते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण न्यून कोण है उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समकोण त्रिभुज में भी एक कोण न्यून कोण आ रहा है और यहाँ पर देखिए अधिक कोण, एक कोण कितने अंश का है? 90 से ज्यादा, मान लिया 100 अंश का है। तो बताइए यहाँ पर इसको 1 नंबर, इसको 2, इसको 3, तो बताइए 2 और 3 मिलकर कितने होंगे? 80 अंश। इसका मतलब यहाँ पर 2 भी न्यून कोण है और 3 भी न्यून कोण है। तो बताइए आप कैसे कह सकते हैं कि एक त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण न्यून कोण है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज में भी एक कोण न्यून कोण है और अधिक में भी एक कोण न्यून कोण है। बात क्लियर है? ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा ये सेटिस्फाई नहीं कर सकता। परिभाषा तो हम तब देते हैं ना जब केवल स्पेशल केस, केवल एक ही केस बने। यहाँ तो समकोण त्रिभुज में भी वो लक्षण है और अधिक कोण में भी वो लक्षण है। ठीक है, चलिए 2 कोण की चर्चा करते हैं। बताइए, अभी मैंने आपको बताया कि कोण नंबर 2 भी न्यून है, कोण नंबर 3 भी न्यून है और यहाँ पर भी कोण नंबर 2 भी न्यून है और 3 भी न्यून है। इसका मतलब समकोण त्रिभुज में भी 2 कोण न्यून है, अधिक कोण में भी 2 कोण न्यून है। इसका मतलब इसको हम न्यून कोण त्रिभुज नहीं कह सकते। इस प्रकार से पूरा डिटेल में हमने देखा कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण न्यून कोण हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे, एक कोण समकोण हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे और एक कोण अधिक कोण हो तो हम उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। देखिए कभी भी एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इसको क्यों नहीं कहते हैं, लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आगे चल के आप कुछ बढ़िया एग्जाम, IIT जैसा एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे लेवल पे होना चाहिए। अगर आप केवल कक्षा 6 से 7 के लिए पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप परिभाषा याद कर लीजिए। लेकिन अगर आप कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं, एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ अच्छे एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो अपने कॉन्सेप्ट को इस लेवल पे आपको लाना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो ये क्लास के एग्जाम को पास करने के लिए नहीं है, कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए ये कॉन्सेप्ट जरूरी है। ठीक है, ताकि जीवन में ये ऐसी ऐसी चीजें आपको याद ही ना करना पड़े। दिमाग को जितना ज्यादा आप खाली रखेंगे, दिमाग में जितने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आप रखेंगे, उतना तेज आपका दिमाग चलेगा। यदि दिमाग में हर चीज को आप याद करने की कोशिश करेंगे, दिमाग काम नहीं करेगा। और दिमाग में जब कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे, दिमाग में कॉन्सेप्ट डालने की कोशिश करेंगे, तो कॉन्सेप्ट कभी भी याद नहीं करने पड़ते। कॉन्सेप्ट को कभी नहीं याद करना पड़ेगा। अब बताइए, इस चीज को कभी कोई बच्चा अगर नोट डाउन भी ना करे, लिखे भी ना, लेकिन अगर ये चीज समझ ले तो इसको अगले 100 साल तक किसी को समझा सकता है। और ये डाउट नहीं रहेगा कि कभी कभी डाउट होता है कि चलो बताओ अधिक कोण की परिभाषा बताओ, तो आप कहते हैं एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। सामने वाला कंफ्यूज करने के लिए
एक कोण अधिक कोण हो या दो कोण अधिक कोण हो, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। न्यून कोण की परिभाषा बताओ, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज। सामने लोग कहते हैं एक कोण न्यून कोण हो या तीनों कोण न्यून कोण हो, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जब इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट बना रहेगा तो जीवन में कभी भी आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता। भाई कैसे हो सकता है तीनों कोण अधिक कोण, भाई कैसे हो सकता है तीनों कोण समकोण, दो कोण समकोण, दो कोण अधिक कोण, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को बनाने की कोशिश करिए। अगले वीडियो में त्रिभुज के और भी कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।